क्योंकि रोज वो काउंट करते हैं कि शायद आज 804 दिन हो गए, आज 805 दिन हो गए हैं, आज सेंचुरी आएगी, आज सेंचुरी आएगी। जितनी तेज बॉलिंग है अक्सर वो प्लेयर्स को ड्रा के आउट करते हैं। And you know how much Pakistanis love ऐसे stats जिसमें guts की बात हो रही हो। जिस तरह इंसान की जिंदगी होती है, वो जितना मर्जी अच्छा कर ले, लेकिन जो एक तो अगर उससे कोई गलतियां हो जाए तो लोग उसी को याद रखते हैं। Hi guys, welcome to another episode of Cricket on Loop. I'm Rohan Nadeem and we're back with another episode. This is going to be a match review. One day series against Sri Lanka has started in Rawalpindi. 3 मैच की ओडीआई सीरीज होगी। वैसे ही पाकिस्तान ओडीआई क्रिकेट इतनी कम खेलता है कि जब भी खेलते हैं दिल करता है कि हम बस देखते रहें। प्लेयर्स जो हैं उनकी बहुत डिफरेंट हमें जो है गियर्स शिफ्ट होते हुए नजर आते हैं फ्रॉम T20 to ODI cricket, and it really gives you an idea of how a player has progressed and developed in that longer format. तो मजा आता है देख के। परफॉर्मेंस जब आपकी ऐसी हो, अच्छी हो, हम विनिंग नोट पे हो, तो obviously it's even better because obviously everything is leading up towards the next big ICC event. Mazhar Arshad has joined us back on the show. Mazhar, thank you for joining us. First ODI against Sri Lanka, 300 का टारगेट पाकिस्तान ने दिया। There were batting performances that we should talk about, especially Salman Ali Agha, the second ODI century. This year is going really well for him in ODIs. What will you say first of all on 300 from Pakistan? क्योंकि हम ये भी बात पहले कर रहे थे कि क्या इस तरह की पिचेस पे पाकिस्तान बड़े टोटल्स पोस्ट करने की तरफ जाना स्टार्ट होगा, एंड लुक्स लाइक वी आर ऑन दैट पाथ। आई थिंक सबसे ज्यादा जो एक पॉजिटिव साइन पाकिस्तान के लिए रहा है इन द रिसेंट गेम्स, उसमें साउथ अफ्रीका का भी एक मैच था कि कई मैचों में आपका टॉप ऑर्डर फेल हुआ है, जल्दी विकेट्स गिरी हैं, मगर नीचे से आपके लोअर ऑर्डर ने आके काफी अच्छा आपको रेस्क्यू किया है। और उसमें आई थिंक सलमान आगा का बहुत बड़ा रोल है। और इस मैच में भी आप देखें कि आखिरी 10 ओवर्स में 100+ रन करना, और जिस तरीके से आई थिंक इनिंग्स को रिकवर किए ये, क्योंकि आप अगर आज से 3-4 साल पहले चले जाएं तो पाकिस्तान का जो टॉप ऑर्डर था वही मोस्टली कंट्रीब्यूट करता था, फखर जमान और बाबर आजम, आई मीन जो टॉप 3 थे। अब हम देख रहे हैं कि जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा नीचे से भी आ रही हैं। तो ये आई थिंक, और जो आपने बात की कि 300 रन करना, देख रावलपिंडी इज वन ऑफ द बेस्ट स्कोरिंग ग्राउंड्स इन द वर्ल्ड। ना सिर्फ पाकिस्तान में, हम देखते हैं यहाँ पे पीएसएल के अंदर जो है वो T20 मैचेस में 250 रन हो जाते हैं। तो वनडे में कोई 300 होना आई थिंक कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं था। बल्कि शायद लग रहा था कि पाकिस्तान कोई 20-25 रन शॉर्ट था, मगर आई थिंक कि बॉलर्स ने जो है वो मैच को बचा लिया। You're right, आखिरी के 10 ओवर्स में जो रिकवरी हुई है वो जबरदस्त थी। पावर प्ले में फिर भी थोड़ा सा आई थिंक हमने अंडर यूटिलाइज किया है। हमने बैक टू बैक मेडन ओवर्स भी खेले हैं, बाबर ने और फखर ने, एंड उसकी वजह से हमारी मोमेंटम को काफी काफी ब्रेक्स लग रहे थे। इट लुक्ड लाइक इवन दो फखर थोड़ा सा जरूर हमें इम्प्रेस करते हुए नजर आए, लेकिन ही आल्सो फेल्ड टू टेक द गेम डीप, सो डिड बाबर आजम। बट इस पे आप क्या कहेंगे, द अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ पावर प्ले, बिकॉज इट डज सीम टू बी एन एरिया ऑफ कंसर्न, क्योंकि हर मैच में आपका मिडिल ऑर्डर जो है वो ऐसे आपको रेस्क्यू नहीं कर सकता। 100% ऐसा ही है कि आप हर मैच में ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आखिरी 10 ओवर्स में आके जो है वो आपका लोअर ऑर्डर 100 रन करेगा। जो अच्छी टीम्स होंगी, यानी कि जो टॉप 3 टीम्स हैं दुनिया की, या जब आप हाई प्रेशर मैचेस में होंगे, जिस तरह वर्ल्ड कप के मैचेस हैं या चैंपियंस ट्रॉफी को इस तरह के इवेंट्स हैं, तो उसके अंदर ये इतना इजी नहीं होता। बट आई थिंक कि दोनों जो पाकिस्तान के बैटर्स हैं टॉप 3 में, फखर जमान और बाबर आजम, क्योंकि दोनों ही आउट ऑफ फॉर्म है। अभी फखर ने बैक टू बैक डक्स किए हैं, तो शायद थोड़ा सा वो भी उनके ऊपर प्रेशर था। बाबर के ऊपर भी एक प्रेशर है वो कि लंबा स्कोर नहीं कर पा रहे, तो मे बी शायद इस वजह से वो थोड़ा सा शेल में चले गए थे। मगर मैं फिर भी यहाँ पे क्रेडिट दूंगा एक बार फिर कि पाकिस्तान का जो लोअर ऑर्डर था, जिस तरीके से उन्होंने एक बार दोबारा जो है वो रेस्क्यू एक्ट किया, तो वो फील नहीं आई। मगर आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि आप हर मैच में जो है वो इस प्लानिंग के साथ नहीं जा सकते, आपको शुरू में थोड़ा सा अटैक करना होगा। और अच्छी बात यह है कि शाहीन अफरीदी जो कि पाकिस्तान के कैप्टन है, उन्होंने भी इस चीज को रियलाइज किया और पोस्ट मैच में उन्होंने इस चीज के ऊपर बात की है कि हमें थोड़ा डॉट बॉल्स को जो है वो कम करना है। बिल्कुल, डॉट बॉल्स को भी कम करना है। नीचे आज जो हमने लास्ट मैच में पार्टनरशिप देखी हुसैन तलत और सलमान अली आका की 138 रन पार्टनरशिप, इट रियली कंसोलिडेटेड the innings and took Pakistan towards a total where the bowlers would be comfortable
to bowl at. And Hussein Talat is again one of those players जिसके ऊपर recently बड़ा pressure रहा है कि उनको स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में उनकी कहाँ पे यूटिलाइजेशन हो रही है, किस तरह जगह बन रही है, तो स्कोर उनसे उस तरह हो नहीं पा रहा था इस फॉर्मेट में. What is your personal opinion on how Pakistan should utilize Hussein Talat? Do you see him being a stable part of the one day team? देखिए, हुसैन तलत जो है वो एक जेन्युइन मिडिल ऑर्डर बैटर है, और इस मैच में अगर उन्होंने रन्स किए भी हैं तो उसकी एक रीजन ये थी कि आपके ऊपर से जो है वो 3-4 विकेट्स गिर गई थी, और एक मोमेंट पे लग रहा था कि शायद हुसैन तलत भी जल्दी आउट हो गए थे। वो एक एलबीडब्ल्यू डिसीजन था जो कि उनकी फेवर में गया हुसैन तलत की, क्यों, और अगर वहां पे श्रीलंका के पास रिव्यू होता, क्योंकि वो दोनों रिव्यूज जो है वो जाया कर चुके थे, तो उनको एक लाइफलाइन मिल गई। तो आई स्टिल थिंक कि मे बी अगर आप लोअर ऑर्डर में किसी को 6 के ऊपर खिला रहे हैं, तो हसन नवाज या खुशदिल शाह, जो कि जरा ज्यादा अच्छी हिटिंग कर सकते हैं, वो बेहतर है, क्योंकि हर मैच में तो हुसैन तलत को इतने ओवर्स नहीं मिलेंगे। तो आई स्टिल थिंक कि आपको एक नीचे पावर हिटर चाहिए। और देखें, अच्छी जो टीम्स होती हैं उन्होंने अपने आप को एनालाइज करना होता है जब वो जीत भी रहे होते हैं। अब हर जो टीम है, श्रीलंका का भी जो एक वीक एरिया था, उनका पांचवा बॉलर था, वो भी पार्ट टाइमर्स के ऊपर रिलाई कर रहे थे, और उसी चीज को पाकिस्तान ने कैश इन किया। अब हर टीम आपको ये मौका नहीं देगी। रोज रोज जो है वो आप के इस तरह एलबीडब्ल्यू जो डिसीजंस है वो आपकी फेवर में नहीं जाएंगे। तो मैं कोई क्रेडिट नहीं लेना चाह रहा टीम से। आई थिंक दोनों सीरीज पाकिस्तान ने बहुत अच्छी खेली है अभी तक, मगर इस चीज को थोड़ा सा पाकिस्तान को देखना है कि आपने नीचे से जो है वो किस तरह के बैटर्स को खिलाना है। Bilkul, and in a lot of ways, things went in Pakistan's favor as well. And of course, it was a great start for the innings. But 6 runs, taking that match down to the wire could have been a better and a safer way to win this match. But nonetheless, positives के बारे में हम बात कर रहे हैं, and definitely one of the big positives from that match was Salman Ali Agha's century. We will talk in detail about Mazhar, how he has been developing himself as a batter. T20 में you can argue उनकी जो जगह है नहीं है, it can be up for debate. लेकिन ओडीआई क्रिकेट में ही रियली हैज सीमेंटेड हिमसेल्फ. हमने फैसलाबाद में भी उनका स्कोर करते हुए देखा, हमने टेस्ट में भी उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हुए देखा जहां पे विकेट्स गिर रही थी, और इस बार अब इस फॉर्मेट में भी ये भी बड़ा मुश्किल है एक प्लेयर के लिए कि सारे फॉर्मेट में रिप्रेजेंट भी करे, कप्तानी भी फिर वो कर रहे हैं T20 की. हाउ डू यू सी सलमान अली आगा नाउ developing, and how will this form in ODI cricket help him as a captain in T20s? देखिए, अगर आप पिछले 12 महीने देखें तो उसमें उनकी 50 की एवरेज है और 95 का स्ट्राइक रेट है। बहुत इंप्रेसिव नंबर्स हैं, और इसमें उन्होंने कुछ क्वालिटी इनिंग्स खेली हैं, जिस तरह साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट एक कोई 350 का टारगेट चेज करना था, उसमें भी उनकी सेंचुरी थी। फिर जहां पे आपके टॉप ऑर्डर कोलैप्सेस हुए हैं वहां पे आके उन्होंने रन्स किए हैं। आई रियली वांट टू सी हिम एट नंबर 4, क्योंकि देखें, बाबर और रिजवान दोनों बहुत अच्छे बैटर्स हैं, इसमें कोई शक नहीं है। रिजवान की भी परफॉर्मेंसेज हैं, बट दोनों का जो स्पिन के ऊपर स्ट्राइक रेट है इन द लास्ट 1 ईयर, वो अर्ली 70s में है। और आप दोनों सिमिलर बैटर्स को मिडिल ऑर्डर में, अगर बाबर 3 पे है, रिजवान 4 पे है, तो इन मोस्ट ऑफ द सिनेरियोज वो साथ में बैटिंग कर रहे होंगे। तो अगर आपके पास एक एंड के ऊपर ऐसा प्लेयर हो, जिस तरह सलमान आ गए हैं, उनका जो स्ट्राइक रेट है वो अर्ली 80s के अंदर है, और वो आहिस्ता आहिस्ता इंप्रूव हो रहा है, मजीद इंप्रूव हो रहा है, तो आपको थोड़ा सा एक मार्जिन मिल जाता है कि आपके एक एंड बिल्कुल से जो है वो बिल्कुल. स्पिन के ऊपर अच्छा खेलने वाला बैटर होता है। तो आई थिंक ये एक वो एरिया जिसमें पाकिस्तान को देखना है कि आप रिजवान को 5 पे कर दें, सलमान को आप 4 पे, और ये थोड़ा सा लॉजिकल भी है कि जो आपका बेस्ट फॉर्म में हम्म. प्लेयर है उसको ज्यादा बॉल्स मिलनी चाहिए, ज्यादा उसको जो है रिसोर्सेज मिलने चाहिए कि वो आपकी इनिंग्स को बिल्ड कर सके। बिल्कुल, सलमान का एक और भी बड़ा मजे का स्टैट है. ही हैज नेवर बीन dismissed on a duck in one day is so far. आई होप ये लकी स्ट्रीक उनकी कंटिन्यू रहे. 38 इनिंग्स उन्होंने खेली है वनडे की, अभी तक जीरो पे आउट नहीं हुए हैं. एंड यू नो हाउ मच पाकिस्तानीज लव ऐसे स्टैट्स जिसमें डक्स की बात हो रही हो और इस तरह माइलस्टोन की बात हो रही हो. बट खैर, विश ऑल द लक गोइंग फॉरवर्ड एज अ बैटर. मतलब बॉलिंग पे आते हैं. ऑफ कोर्स पाकिस्तान वेंट पेस हैवी, ये तो हमें पता था कि यही होने वाला है. पिंडी में ज्यादा उनको जो है वो स्पिन पे हेल्प नहीं मिलने वाली है. लेकिन फहीम अशरफ ऑफ कोर्स एंड हुसैन तलत, इनके अलावा बाकी शाहीन नसीम एंड ऑफ कोर्स हारिस, दैट 4 wicket haul that he took, giving 61 runs. Let's start with Haris. He, even though Asia Cup में
he wasn't bad in Asia Cup. आखिरी जो उनका that outing against India, if you take that aside, he was taking wickets in every match. He had taken a couple of wickets. He was क्रिएटिंग दैट प्रेशर, उनकी पेस भी ठीक थी। बट ऑब्वियसली जो लोग हैं उनको फिर वो एक गंदा स्पेल जो है वो उनके माइंड्स में फिर बैठ जाता है। बट गुड टू सी हारिस के जहाँ पे उन पे डिप आता है ना, जहाँ पे उनकी कॉन्फिडेंस में डिप आता है, वो बहुत जल्दी उससे रिकवर करते हैं। एंड वी कीप सीइंग दैट। हमने लास्ट मैच में भी देखा 4 विकेट्स उन्होंने लिए, इंक्लूडिंग अ 2 in 2 which was brilliant to see। एंड वहां पे पाकिस्तान को ब्रेक थ्रू दिया जहां पे वो ओपनिंग पार्टनरशिप काफी काफी तंग कर रही थी। हाउ इम्प्रेस्ड आर यू विद हारिस रऊफ स्पेशली इन दिस फॉर्मेट? देखिए, आई एम ऑलवेज अ बिग फैन ऑफ हारिस रऊफ। आई नो कि कुछ बड़े मैचेस में उन्होंने लेट डाउन किया है, मगर कल हारिस ने भी शायद पोस्ट मैच के ऊपर इसके ऊपर थोड़ी सी बात की है कि हमारे यहाँ जो है ना, जिस तरह इंसान की जिंदगी होती है वो जितना मर्जी अच्छा कर ले, लेकिन जो एक तो अगर उससे कोई गलतियां हो जाए तो लोग उसी को याद रखते हैं। तो हारिस रऊफ की इतनी अचीवमेंट्स हैं, इतनी उनकी विकेट्स हैं। अभी लास्ट ईयर जो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर दो डेकेड्स के बाद वनडे सीरीज जीता, उसमें हारिस का यस। इतना वाइटल रोल था। इवन जो T20 वर्ल्ड कप के मैचेस हैं उसमें बेतहाशा ऐसे मैचेस हैं, जिस तरह पाकिस्तान न्यूजीलैंड का मैच था 2021 में, पाकिस्तान इंडिया का मैच था 2021 में, पाकिस्तान न्यूजीलैंड का 2022 का वर्ल्ड कप का मैच, बेतहाशा मैचेस हैं। यहाँ भी एशिया कप में जिसमें हारिस की मैच विनिंग परफॉर्मेंसेस हैं, मगर वो दो इंडिया के मैचेस और एक यूएसए वाला मैच शायद वो लोगों की मेमोरी में रह गया है। बट आई ऑलवेज फाउंड हिम अ मैच विनर, और एक मतलब कि पैशनेट क्रिकेटर हैं, और उनकी जितनी तेज बॉलिंग है अक्सर वो प्लेयर्स को ड्रा के आउट करते हैं, मतलब जो उनकी पेस है। तो आई थिंक कल भी जो डिफरेंस था, और मैं समझता हूँ कि अगर कोई अच्छी कोई आप कह लेंगे बहुत थोड़ी सी स्ट्रांग टीम होती है, आई मीन नो ऑफेंस टू श्रीलंका, बट अगर कोई बहुत ज्यादा सॉलिड टीम होती तो हो सकता है वो 300 को भी चेस कर लेती, या इवन श्रीलंका ऑन सम अदर डे दे कुड हैव चेस्ड 300। बट आई थिंक हारिस ने जिस तरीके से आगे शुरू में 3-4 आउट किए हैं, उससे जो है वो श्रीलंका की जो बैकबोन थी वो उन्होंने उसको तोड़ा है। How do you see Shaheen as a captain utilizing his bowlers? थोड़ी सी मिस कैलकुलेशन towards the end आपको लगा कि हो गई थी, कि जहाँ पे हम शायद एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक फ्रंट लाइन बॉलर आखिरी ओवर करे, बट it was Hussain Talat. What are your personal thoughts on the way Shaheen is handling the bowling? आई थिंक अभी तक तो ही हैज बीन वेरी इम्प्रेसिव, और थोड़ा सा उनका काफी हमें काम बिहेवियर भी नजर आया, वरना अक्सर हम उनको देखते हैं T20 में, स्पेशली लाहौर कलंदर्स में, काफी जो है वो एनिमेटेड और काफी एनर्जेटिक होते थे, विच Yeah. समटाइम्स इज गुड एज वेल। बट आई थिंक हमने वनडे में उनका एक डिफरेंट वर्जन देखा अभी तक, और आई थिंक बहुत जबरदस्त उन्होंने बॉलिंग चेंजेस किए हैं। आखिरी ओवर जो आपने बात की हुसैन तलत ने जो किया वो ठीक है। आई थिंक उस मोमेंट पे उनको ये रियलाइज हो गया था कि हमने जो है वो मे बी Yeah. 50वें ओवर तक मैच ना जाए, अगर जाएगा भी तो आप चांस ले लेते होते हैं कि आई थिंक 20-21 रन जो हैं वो हुसैन तलत भी डिफेंड कर सकते हैं Yeah. जब उनके 8 में आउट हो गए हों। बट आई थिंक थोड़ा सा फिर भी पाकिस्तान को आगे जाके देखना होगा। मैं अभी भी समझता हूँ कि आप एक स्पेशलिस्ट बॉलर शॉर्ट है। हाँ, ये हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस मैच में पाकिस्तान के दो प्लेयर्स अवेलेबल नहीं थे, अबरार भी अवेलेबल नहीं थे जी। और वसीम जूनियर भी अवेलेबल नहीं थे। तो इफेक्टिवली पाकिस्तान के पास 13 प्लेयर्स का स्क्वाड था। तो फैसल अकरम और हसीबुल्ला दो ऐसे प्लेयर्स हैं जो कि आप कह लेंगे कल अवेलेबल थे मगर उनको नहीं खिलाया गया। तो आई स्टिल थिंक कि आपको चार जो है ना वो, अगर आपने चार फास्ट बॉलर्स खिलाने हैं तो वो फिर चार स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स होने चाहिए। जिस तरह पास में पाकिस्तान रावलपिंडी में जब चार फास्ट बॉलर कभी खिलाए थे 2020 में, तो वो सारे जो है स्पेशलिस्ट फास्ट बॉलर्स थे। तो ये थोड़ा सा आई थिंक पाकिस्तान को देखना है आगे। And continuing to speak about Shaheen's captaincy, the way he placed Babar Azam in that slip area and the way that that paid off, what a catch that was. जबरदस्त बार बार ना वो अब सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रहा है। It's always good to see, of course, Babar Azam performing. बैटिंग के साथ अगर वो नहीं हो पा रहा, उन्होंने फील्डिंग में he took a couple of good catches. And how will you comment on that slip catch, Babar Azam वाला? देखिए, जबरदस्त कैच था, और आई थिंक एटलीस्ट बाबर आजम के जो फैंस हैं उनके लिए थोड़ा सा जो है वो कुछ एक पॉजिटिव था, क्योंकि बाबर अभी वनडे में जो है वो आउट ऑफ फॉर्म है, थोड़ा सा T20 में अच्छे थे। तो आई थिंक बहुत जबरदस्त एक मोमेंट था मैच के अंदर भी, और बाबर इस तरह के कैचेस पहले भी लेते रहे हैं T20 वर्ल्ड कप में भी। स्लिप में 2022 में जो वर्ल्ड कप था ऑस्ट्रेलिया में, उसमें उन्होंने एक बड़ा जबरदस्त कैच किया था। तो ये भी तकरीबन उसी तरह का था। तो आई थिंक अच्छा है, थोड़ा सा बाबर को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, टीम को भी कॉन्फिडेंस मिलेगा, और उनके जो फैंस हैं
जो कि आजकल थोड़ा काफी नाराज हैं उनसे, क्योंकि वो थोड़े रन्स नहीं कर रहे, क्योंकि रोज वो काउंट करते हैं कि शायद आज 804 दिन हो गए, आज 805 दिन हो गए हैं, आज सेंचुरी आएगी, आज सेंचुरी आएगी। तो आई होप कि ये कैच जो है वो थोड़ा सा उनके लिए जो है वो मजीद मोटिवेशन फैक्टर बने, और अनकरीब जो है वो जो एक 2 साल से हमने सेंचुरी नहीं देखी वो भी वापस आ जाएगी। बिल्कुल 2023 था नेपाल के अगेंस्ट जो उनकी लास्ट सेंचुरी हमने देखी। अम, और अगेन इवन दो उनकी फॉर्म में थोड़ा सा डिप चल रहा है, लेकिन फिर भी उनकी माइलस्टोन्स जो है वो कंप्लीट होना, वो नहीं रुक रहे हैं। और आई थिंक फैंस उसको भी बहुत इंजॉय कर रहे हैं। अब उनके 15,000 रन अक्रॉस फॉर्मेट कंप्लीट हुए हैं। ही इज ओनली द फिफ्थ पाकिस्तानी बैटर, और जो बाकी के बैटर्स हैं इस लिस्ट में, यूनुस खान, मियादाद इंजमाम, और भी हैं शायद, if I'm missing यूसुफ। someone, Yusuf, Mohammad Yusuf. So look at this list, and then Babar Azam, still in a very early stage of his career, is now in that list. So 15,000 runs is again a big, big milestone, yeah, huge milestone. अनडाउटेडली एक जबरदस्त जो है परफॉर्मेंस है उनकी, और अभी अर्ली 30s में है। और जो आपने बात की जैसे Yeah, इंजमाम, ही इज द ओनली पाकिस्तान बैटर जिनके के क्रॉस फॉर्मेट्स 20,000 रन है, तो 21,000 किसी yeah, ने नहीं किए। तो अब बाबर का जो पर्पल पैच था, जिस तरह 2022 में आप देखें तो उन्होंने एक साल के अंदर ही 2,500 रन किए थे, या 2019 भी उनका एक साल था जिसमें उनके तकरीबन 2500 रन थे। तो अगर तो कोई इस तरह का पर्पल पैच उनके ऊपर वापस आता है, उनके अगर एक दो भी अच्छे साल चले जाएं, तो ही माइट एंड अप बिकमिंग पाकिस्तान हाईएस्ट रन गेटर ऑल टाइम इन इन इंटरनेशनल क्रिकेट। तो आई थिंक बाबर जो हैं yeah, उनको इनफैक्ट इंजमाम से ही जो है वो शायद मोटिवेशन लेनी चाहिए कि 2003 के अंदर ऐसा फील आ रही थी कि इंजमाम का जो करियर है वो खत्म हो गया है, जब उनका एक बहुत बड़ा फेलियर हुआ था वर्ल्ड कप 23 में। उसके बाद जब उनको वापस लाया गया था पाकिस्तान की टीम में, उनसे रन नहीं हो रहे थे, मगर उसके बाद फिर वो पाकिस्तान के कैप्टन बने, और उनका जो बेस्ट फेज था करियर का वो हमने 2003 के बाद देखा। तो आई थिंक कि बाबर भी जो है वो मोटिवेशन ले सकते हैं इंजमाम से ही, कि ठीक है आप अभी आउट ऑफ फॉर्म है, 1-2 साल आपके उस तरह से अच्छे नहीं गए, बट आई थिंक आपका जो बेस्ट है इट इज स्टिल अहेड ऑफ यू। Acha, Mazhar, before we wrap up, another interesting thing when we speak about the ODI format, हमें भी न्यूज़ में ये आ रहा है कि maybe the ODI Super League format will be brought back. और उसका क्या मतलब है, उसका क्या मीनिंग है in the long term? How will that affect the value and the relevance of these bilateral matches? इसके ऊपर थोड़ा सा आप हमें बता सकें? देखिए, जो लास्ट वर्ल्ड कप था 2023 का इंडिया में, उसकी जो क्वालिफिकेशन थी दैट वाज बेस्ड ऑन द सुपर लीग, जिसके अंदर जो है वो 13 टीम्स थी, और हर टीम ने जो है वो 8 सीरीज खेली थी, तो आपके हर मैच के जो है वो Yeah, 10 पॉइंट्स थे। तो उसका एक बहुत अच्छा कॉन्टेक्स्ट था कि आप जिस तरह लेट से कि कोई मैच, कोई सीरीज जो है वो आप अगर उसमें 2 मैचेस जीत गए हैं, तो वो तीसरा मैच जो है इरेलीवेंट हो जाता है, मगर सुपर लीग के अंदर वो वाला yeah, मैच भी इंपॉर्टेंट था, क्योंकि आपकी जो क्वालिफिकेशन थी या जो पॉइंट्स थे वो मैटर करते थे। अब जो नेक्स्ट वर्ल्ड कप है 27, उसमें रैंकिंग्स के ऊपर जो है वो क्वालिफिकेशन बेस्ड होगी, आई मीन जो डायरेक्ट क्वालिफिकेशन है। बट आई थिंक सुपर लीग एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। उसमें एक तो ये है कि हर टीम को जो है वो तकरीबन 8 सीरीज खेलने को मिलती थी 2-3 साल के साइकिल yeah. में, एंड इट्स अ बेटर वे टू जज द परफॉर्मेंस ऑफ टीम्स इफ यू आर टॉकिंग अबाउट देयर वर्ल्ड कप क्वालिफिकेशन। तो जो फिर अगला वर्ल्ड कप होगा यानी कि 2031 का, तो अगर तो ये चीज इंप्लीमेंट हो जाती है, तो वो दोबारा से जो है वो फिर आपका सुपर लीग की बेस के ऊपर होगा। आई थिंक एक पॉजिटिव न्यूज थी। अभी ऑब्वियसली इसके ऊपर कोई फाइनल डिसीजन नहीं है, मगर अगर ऐसा होता है तो आई थिंक ये ओडीआई क्रिकेट के लिए जो है वो काफी बेहतर होगा। Right. Thank you so much, Mazhar, for joining us once again. This was another quick review episode of Cricket on Loop. Thank you guys for watching, and make sure that you have subscribed to Cricket's YouTube channel and that you're following us across social media platforms to keep in touch with everything that we are posting. Thank you and goodbye.